गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जलवायु प्रदेश पे डिस्कस जो कर रहे थे उसी में लास्ट टॉपिक जो है वो है टुंड्रा जलवायु प्रदेश। ये हम लोग के जलवायु प्रदेश में लास्ट टॉपिक है टुंड्रा जलवायु प्रदेश। हालांकि इसके बाद जलवायु प्रदेशों पर एक ग्राफ में बनाकर आपको दे दूंगा उसको कि जलवायु प्रदेशों को ग्राफ के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे और याद करने में कैसे आसानी होगी, उस पर भी हम एक आपको लेक्चर दे देंगे। आज हम लोग देखते हैं टुंड्रा जलवायु प्रदेश। टुंड्रा जलवायु प्रदेश की विशेषता है कि ये उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है और इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है वो जो हमने पढ़ा था इसके पहले टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश उसके उत्तर में है। तो इसका विस्तार ये जो क्षेत्र है यहां पाया जाता है और जो टैगा जलवायु क्षेत्र यहां पाया जाता था साइबेरिया में या यूरोप में, इसके उत्तरी भाग में है, ये क्षेत्रों में है टुंड्रा तुल्य जलवायु का विस्तार। ठीक है, तो हमने देख लिया इसका भी विस्तार सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में तो बिल्कुल ही बंजर भूमि है। हालांकि टैगा का अर्थ ही होता है टुंड्रा का अर्थ ही होता है बंजर भूमि, तो इसका मतलब भी है। लेकिन यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं अब इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो टुंड्रा का विस्तार जो है वो टैगा जलवायु के उत्तर में है। ठीक है, और जो स्थलीय भाग है उन्हीं पर है, सागरीय क्षेत्रों पे तो है इसका विस्तार, लेकिन सागर वाला जो क्षेत्र है उस पे जीव जंतु बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। जो आपके स्तनधारी जीव हैं जो समुद्र में निवास करते हैं, जो इक्वेटिक मैमल्स हैं जैसे कि सील हैं या वेल्स की कुछ प्रजातियां हैं या वॉलरस हैं, वो सर्वाइव करते हैं। और उनके शिकार के लिए जो पोलर बियर हैं वो यहाँ पर भ्रमण करते हैं, शिकार करते हैं। तो हम आते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। टुंड्रा जलवायु तापमान की यदि विशेषता देखा जाए कि तापमान संबंधित यहाँ पर विशेषता क्या है, तो यहाँ पर औसत वार्षिक तापमान जो है वो -12 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कि वर्ष का औसत तापमान निकाला जाए तो -12 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है। हालांकि ग्रीष्म काल में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाता है, लेकिन शीतकाल में तापमान हमेशा शून्य से बहुत नीचे रहता है। और जैसे टैगा में हमने देखा था कि शीतकाल में तापमान शून्य से नीचे रहता है, तो वैसे यहाँ पर भी शीतकाल में तापमान शून्य से बहुत नीचे रहता है। और इसकी विशेषता है कि यहाँ पर दैनिक तापांतर बहुत कम पाया जाता है, यानी कि दिन के समय सबसे अधिक तापमान और रात के समय सबसे कम तापमान बहुत कम पाया जाता है। लगभग 0 के आसपास या 2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाता है दैनिक तापांतर, लेकिन वार्षिक तापांतर यहां भी अच्छा खासा पाया जाता है। ग्रीष्मकाल और शीतकाल में जो तापांतर होता है वो अच्छा खासा होता है, लगभग दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। वार्षिक तापांतर अधिक होता है जबकि दैनिक तापांतर यहाँ बहुत कम होता है। ठीक है, और यहाँ पर सतह लगभग 8 से 9 महीने, जैसे हमने टैगा तुल्य जलवायु में देखा था कि 5 से 6 महीने सतह हिमाच्छादित रहती है, वैसे यहाँ पर 8 से 9 महीने यानी कि वर्ष में लगभग 3/4 दिन हिमाच्छादन का होता है, बर्फ से ढकी होती है। मृदा परमाफ्रॉस्ट के रूप में हो गई रहती है, यानी कि मृदा भी लगभग जम गई होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ वनस्पतियों के वर्धन का काल बहुत कम होता है। ये 40 दिन के आसपास होता है वनस्पतियों के वर्धन का काल। जैसे टैगा में हमने देखा था कि 50 से 70 दिन वनस्पतियों के वर्धन का काल होता है, लेकिन यहाँ पर 40 से भी कम दिन ऐसे होते हैं जहाँ वनस्पतियां उग सकें। तो इस कारण से यहाँ पर वर्धन काल कम है, जीव जंतुओं की उपस्थिति बहुत कम है। यहाँ पर अब यदि वर्षा की बात की जाए, तापमान संबंधी विशेषताओं तो हम लोगों ने देख लिया। यदि वर्षा की बात की जाए यहाँ पर, तो वार्षिक वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है और वर्षा जो होती है ग्रीष्म काल में होती है। शीतकाल में तो हिमपात होता है, बहुत कम होता है, लेकिन वार्षिक वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। यह 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है वार्षिक वर्षा की मात्रा। ठीक है, तो वर्षा बहुत कम होती है।
ग्रीष्मकाल में वर्षा जल के रूप में होती है और शीतकाल में हिमपात के रूप में होती है। ठीक है, और इसमें कोई भी स्थलीय भाग और सागरीय भाग का डिफरेंस नहीं है, सब जगह लगभग एक ही जैसी कंडीशन आती है, क्योंकि सागरीय भाग में भी तापमान बहुत कम होता है तो, और स्थलीय भाग पर भी तापमान बहुत कम होता है। अब यदि वनस्पति की विशेषताएं देखी जाए यहाँ पर, तो कोई खास वनस्पति यहाँ पे नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वनस्पतियों को उगने के लिए कम से कम एप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए, एप्रोप्रिएट ह्यूमिडिटी चाहिए, आर्द्रता चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों बहुत कम उपलब्ध होती हैं, तो इसलिए वनस्पतियों के वर्धन के लिए आइडियल कंडीशन नहीं अवेलेबल हो पाता है, तो वनस्पतियों का विकास यहाँ बहुत कम हुआ है। मुख्य रूप से यहाँ पर लाइकेन या मॉस, जिसको काई कहते हैं, लाइकेन का विकास होता है यहाँ पर, लेकिन वो भी बहुत कम समय में होता है। कुछ झाड़ियां छोटी बहुत होती हैं तो उनका विकास हो जाता है जब ग्रीष्मकाल आता है, और मुश्किल से उनका भी समय 1 से 2 महीने होता है, फिर सतह हिमाच्छादित हो जाती है। यहाँ पर जीव जंतुओं को देखा जाए तो बहुत रेयर जीव जंतु पाए जाते हैं, और उसमें एक जीव जंतु है जैसे आर्कटिक फॉक्स हैं, या पोलर बियर हैं, या फिर मस्क ऑक्स हैं, या फिर रेनडियर की कुछ प्रजातियां हैं, कैरिबू वगैरह हैं, वो पाए जाते हैं यहाँ पर। लेकिन वो भी क्या करते हैं, बहुत दूर दूर या बिखरे रूप से होते हैं, क्योंकि जब खाद्य श्रृंखला में खाद्य की उपलब्धता ही नहीं होगी तो जीव जंतु कैसे यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। कुछ रोडेंट्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जीव जंतु के रूप में देखा जाए, बायोडाइवर्सिटी के रूप में ये बहुत विपन्न क्षेत्र है, और कारण है कि ये लगभग बंजर क्षेत्र है। अब क्या किया गया है कि जो मनुष्य की एक्टिविटीज हैं उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जो टुंड्रा जलवायु क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि बहुत नाजुक परिवेश यहाँ पर पाया जाता है, और कहा जा रहा है कि टुंड्रा जलवायु पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो जो टुंड्रा क्षेत्र की जमी हुई बर्फ है ये पिघल रही है, तो उसमें संचित जो मीथेन की मात्रा या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो भी वायुमंडल में बढ़ रही है, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग की घटना और बढ़ रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में एक तरह से कहा जाए कि टुंड्रा जलवायु जो है वो योगदान दे रही है। क्यों? क्योंकि टुंड्रा जलवायु जो है, जो यहाँ की समुद्र है या जो हिमाच्छादित सतह है, वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को निक्षेपित करके या बर्फ में जमा कर रखी गई है, पड़ी हुई है प्राकृतिक रूप से। जब बर्फ पिघल रही है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन धीरे धीरे वायुमंडल में मिल रही है, तो फिर इससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ रही है। साथ में जो जीव जंतु यहाँ पर हैं, जैसे कि हम कहते हैं पोलर बियर जो ध्रुवीय भालू है, इसकी विशेषता है कि यह स्थलीय भाग पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसाहारी जीव है। इसका वजन जो होता है औसत रूप से 600 से 800 किलोग्राम होता है, लेकिन अब तक का जो सबसे बड़ा वजनी भालू देखा गया है वो लगभग 1200 किलोग्राम का था, और उसकी लंबाई लगभग 11 फीट के आसपास थी। लेकिन अब धीरे धीरे खाद्य श्रृंखला कमजोर होने के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण उनको शिकार का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, तो उससे इनकी जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो घट गई है, और प्रत्येक भालू की लंबाई में लगभग 2 फीट की कमी आई है औसत रूप से देखा गया है। तो और खास करके एक बात और देखी गई कि इनके वेट में भी बहुत कमी आई है पहले से। जहां पहले औसतन भालू 600 से 800 किलोग्राम के आसपास होते थे, वहीं अब औसतन भालू 400 से 600 किलोग्राम के आसपास हो रहे हैं, क्योंकि उनको पोषक तत्व तो मिल ही नहीं पाता है। तो हम लोगों ने टुंड्रा जलवायु प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे जो जलवायु प्रदेश है उनको ग्राफ के रूप में कैसे डिनोट किया जाए और किस तरह से हम याद रखेंगे उसको, तो इस पे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा ना कि ये टुंड्रा जलवायु के बारे में कुछ बताने के लिए खास था नहीं। तो नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।